हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो बेसिकली ये पार्टनरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब तक आप इस चैप्टर को नहीं कर लोगे इसके बाद वाले चैप्टर करना आसान नहीं होता। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की। इसको समझने के बाद में इन डिटेल सारे कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे, सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ नए चैप्टर की, जैसे गुडविल, एडमिशन वगैरह की हम बात भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर का नाम है यहाँ पर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट्स जो हम आईएससी के 12th के सिलेबस में पढ़ते हैं। तो उसमें पार्टनरशिप में सबसे पहला चैप्टर जो आता है दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सवाल ये यहाँ पर ये है कि भाई फंडामेंटल्स क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, फंडामेंटल्स का बेसिकली मीन होता है बेसिक्स। यानी इस वाली वीडियो में हम ये जानेंगे कि पार्टनरशिप के बेसिक्स क्या हैं, यानी क्या क्या चीज़ें हमें प्रैक्टिकली करनी पड़ेंगी एग्जाम में। दूसरी बात, यहाँ पर एक वर्ड है पार्टनरशिप। अब क्वेश्चन ये है कि पार्टनरशिप क्या होता है। देखो, जब एक अकेला इंसान बिजनेस करता है तो उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी सिंगल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल बिजनेसमैन। बट कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ एक के होने से काम नहीं चलता, अलग अलग एक्सपर्टीज, अलग अलग नॉलेज हर एक अलग अलग इंसान के पास में होती है। तो हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा लोग मिलकर के बिजनेस करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा कैपिटल हो, ज़्यादा एक्सपर्टीज हो, ज़्यादा मेहनत कम करनी पड़े। जब बहुत सारे लोग मिलकर के बिजनेस करेंगे तो मेहनत कम करनी पड़ेगी और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर के बिजनेस करते हैं, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस वाले चैप्टर में हम कवर करेंगे कि भाई प्रैक्टिकल पोर्शन क्या क्या है हमारे सिलेबस में। तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप तो आपको पता है कि पार्टनरशिप मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। सो ये टॉपिक नंबर 1 मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एक बार आप खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये वन शॉट रिवीजन है तो मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। एंड टॉपिक नंबर 2 में हम ये पढ़ रहे हैं कि क्या क्या फीचर्स है पार्टनरशिप के। तो मिनिमम 2 लोग कम से कम होने चाहिए और मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। सर अगर कभी ऐसा हुआ कि 50 लोग से ज़्यादा हो गए और पार्टनरशिप चल रही है तब क्या करेंगे। तो तब एक रूल बनाया गया है, एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, उसमें लिखा गया है कि 50 से ज़्यादा अगर मेंबर हो जाते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, पार्टनर्स हो जाते हैं, तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंपलसरी कन्वर्जन करना पड़ेगा कंपनीज में। ठीक है, वो एक अलग बात है। दूसरी बात यहाँ पर एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट होना ज़रूरी है क्या, यानी कि क्या बिना एग्रीमेंट के हम बिजनेस नहीं कर सकते। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना कि एग्रीमेंट का होना जरूरी है। अगर एग्रीमेंट ही नहीं है पार्टनर्स के बीच में तो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा ही नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या एग्रीमेंट जो है आपका वो रिटर्न में होना चाहिए, ओरल में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो आपका जो एग्रीमेंट है होना कंपलसरी है। अब वो चाहे रिटर्न में हो तो भी चलेगा और वो ओरल में हो तो भी चलेगा। क्वेश्चन ये है कि क्या सर हम इलीगल ऑब्जेक्टिव के लिए बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि हम गैर कानूनी पर्पस के लिए हम क्या बिजनेस कर सकते हैं, क्या हम गांजा बेच सकते हैं, क्या हम ये ड्रग्स वगैरह बेच सकते हैं। नो, इट इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि इलीगल बिजनेस आर नॉट अलाउड। आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा जो लॉफुल हो, यानी कि लीगल हो। क्या सर ऐसा होगा कि भाई जो पार्टनर्स प्रॉफिट कमाएंगे और वो पार्टनरशिप बिजनेस प्रॉफिट कमाएगी उसको पार्टनर्स के बीच में बांटना पड़ेगा। आंसर इज यस। तो यहाँ पर नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड लास्ट वन इज म्यूचुअल एजेंसी। दीज आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। एक बार आप इसको पढ़ लो तो आपको समझ आ जाएगा, इतना भी कुछ इसमें खास नहीं है। एंड टॉपिक नंबर 3 इज व्हाट, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। तो आप ये एक बार स्क्रीन पर देख लो, दीज आर द राइट्स ऑफ पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के ये अधिकार होते हैं एक पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप एग्रीमेंट बनाते हो, रिटर्न में आप सारी चीज़ें लिख करके चलते हो, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका थ्योरी पार्ट। एंड यहाँ से आपका स्टार्ट होता है टॉपिक नंबर 6 से प्रैक्टिकल पोर्शन। तो वन शॉट रिवीजन है, एग्जाम आपके आने वाले हैं तो मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शन। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे, देखो क्लास 11th में आप ऐसे ही एक P&L अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, उसके आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इधर क्रेडिट साइड में क्या लिखते थे, जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और इस साइड में आप P&L अकाउंट की क्या लिखते थे, इनकम। और डेबिट साइड में आप क्या लिखते थे, एक्सपेंसेस। एंड एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद में आपके पास फाइनली क्या आता था, नेट प्रॉफिट। वैसे तो यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें आ सकती हैं, डेप्रिसिएशन, सैलरी, ये सारे एक्सपेंस आ सकते हैं, बट आपके इस चैप्टर में इतनी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं है, आपने ऑलरेडी वो पढ़ ली है क्लास 11th में। तो यहाँ पर क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, आपको 2 चीज़ें दिमाग में रखनी है कि आप P&L अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हो ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पर आपको इनकम साइड में बस एक ही चीज़ में ध्यान में रखनी है कि बाय इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर समझ लो जो इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, एंड दैट इज़ व्हाट कि ये हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है और आई कैन से ये हमारी फर्म है, ये हमारी फर्म है। ठीक है, और ये इधर हमारा, ये हमारे पार्टनर्स हैं। आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है यहाँ पर कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पार्टनर्स हैं ये अलग हैं और ये जो फर्म है ये अलग है। मतलब यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैंने आपको ये बात क्यों कही है, मैंने इसलिए कही है क्योंकि हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो फर्म की करेंगे, ना कि पार्टनर्स की करेंगे। यानी आपको जो भी चीज़ें सोचनी है
वो आप अकाउंटिंग करोगे आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो भी चीज़ आप सोचोगे वो सब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारी फर्म यानी पार्टनर्स को लोन दे देती है, ठीक है, तो इस लोन को बोलते हैं कि लोन गिवन टू पार्टनर, लोन गिवन टू पार्टनर, ठीक है। और कभी कभी क्या होती है कि फर्म पार्टनर से लोन ले लेती है, इसको हम बोलते हैं लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर। ये बात समझ आती है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया और पार्टनर हमसे अलग है यानी फर्म से अलग है, तो पार्टनर को लोन दिया तो फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, एसेट है सर, वो एसेट है क्योंकि वो पैसा पार्टनर से लोन का वापस मिलेगा ना। अच्छा साथ में क्या होता है कि जब आप लोन किसी को देते हो तो उससे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म ने अगर किसी पार्टनर को लोन दिया है तो उस पर हमें वो क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। तो जब वो इंटरेस्ट पे करेगा तो हमारी क्या रहेगी, इनकम रहेगी। ये बात समझ आती है। ओके, दूसरी बात, अगर हमारी फर्म यानी मान लो मैं फर्म हूँ आप पार्टनर हो, तो मैंने अगर आपको लोन दिया तो आपसे मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट पे यहाँ पर आता है बाई इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, यानी वो लोन जो पार्टनर को दिया गया है उस पर अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो हमारी इनकम है और वो हमारी पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगी। ये बात समझ आ गई। ओके, अब दूसरी बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि फर्म ने पार्टनर से लोन ले लिया, मान लो मैं फर्म हूँ आप पार्टनर हो, मैंने आपसे लोन ले लिया। तो जब मैंने आपसे लोन लिया है फर्म ने, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए कि फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि ये पैसा कभी ना कभी पार्टनर को वापस लौटाना पड़ेगा जो लोन का हमने लिया है, और उस पर हमें क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो अगर मैं फर्म आपको इंटरेस्ट पे करूंगा तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, वो एक्सपेंस, और वो एक्सपेंस बन जाएगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में यहाँ पर आता है टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये बात समझ आ गई। यस, कभी कभी क्या होता है कि हमारा बिजनेस अपने ही पार्टनर से उसकी बिल्डिंग रेंट पर ले लेता है तो उस पर रेंट पे करता है, तो रेंट पे करेगा तो कंपनी के लिए क्या है, सॉरी बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस हमारा यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा पीएनएल अकाउंट के रेंट। एंड कभी कभी हमारे बिजनेस के अंदर मैनेजर काम करता है तो मैनेजर की सैलरी, मैनेजर्स कमीशन, वो सब भी कहाँ जाता है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में क्या आता है, जीपी, एंड एक आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, यानी कि जो फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को उस पर जो इंटरेस्ट मिला है वो इनकम है, वो हमारे क्रेडिट में आ जाएगा पीएनएल अकाउंट के। बट पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आपको तीन चीजें हमेशा ध्यान रखनी है इस वाले चैप्टर में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी जो फर्म ने पार्टनर को दिया है वो एक्सपेंस है, जो बिल्डिंग लिए है पार्टनर से रेंट पर उसका जो रेंट पे किया है वो भी एक्सपेंस है, वो भी डेबिट में आ जाएगा। एंड अगर किसी मैनेजर को हमने सैलरी दी है, कमीशन दी है, वो भी हमारा डेबिट में आ जाएगा। एंड ये सब करने के बाद में हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट, एंड वो नेट प्रॉफिट जो आएगा वो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। तो बांटने के लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम रहेगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपके इस चैप्टर की असली शुरुआत यहाँ से होती है। तो सर फिर आपने पीएनएल अकाउंट क्यों पढ़ाया, बताऊंगा अभी। तो यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेसिकली एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जो भी हमें प्रॉफिट हुए उसको हम बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में। कैसे बांटेंगे, ध्यान रखना। ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है ये यहाँ से उठेगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट से उठेगा, और यहाँ पर हमारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा जो आपको एग्जाम में आएगा करने के लिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के यहाँ पर क्रेडिट में एक चीज़ आएगी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सर ये क्यों आता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ऐसा होता है कि ये हमारी फर्म है, ये हमारी फर्म है और ये पार्टनर है, ठीक है। और पार्टनर मैंने कहा कि हमसे अलग है, यानी कि हम फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं, पार्टनर को हम अलग मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये जो पार्टनर है ये बिजनेस से क्या करता है, ये ड्राइंग कर लेता है, यानी बीच बीच में पैसे निकाल लेता है। तो फर्म इससे कहती है कि तू बीच बीच में पैसे निकाल रहा है साल भर में, तो अगर यही पैसा हम तुझे ना देते, हम किसी बैंक में देते, जमा करते, तो वहाँ पर हमें इंटरेस्ट मिलता। तो एक काम कर, तूने जो साल भर में ड्राइंग्स की है, बिजनेस से पैसा निकाला है, उस पर तू हमें क्या पे कर, इंटरेस्ट पे कर। तो अब पार्टनर हमें बिजनेस को, फर्म को इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट देगा तो फर्म के लिए इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बन जाएगा, इनकम। तो वो इनकम हमारी कहाँ पर आ जाएगी, क्रेडिट साइड में, ठीक है, क्योंकि इनकम कहाँ पर आती है, नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये बात आपको समझ आ गई। यानी कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ दो ही चीज़ आएंगे हमेशा, एक तो नेट प्रॉफिट आएगा और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में क्या क्या आएगा। तो सर यहाँ पर याद रखिएगा चार चीज़ें आती हैं। एक आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक आता है पार्टनर सैलरी, एक आता है कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, एक आता है ट्रांसफर टू रिजर्व। ये चार चीज़ आएंगी। कौन कौन सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। सर ये चीज़ें क्यों आती हैं, बिल्कुल सिंपल है। मान लो हमारे इस फर्म में, ये इधर पार्टनर है, इस पार्टनर ने इस फर्म के अंदर कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए, कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए इस वाले पार्टनर ने, इसका नाम है ए, ठीक है। अब ये ए कह रहा है कि अगर मान लो ये पैसा, ये आप मान लो ए हो और आपने हमें पैसा दिया, बिजनेस में पैसा दिया 1 लाख रुपए, तो आप कह रहे हो 1 लाख पर हमें इंटरेस्ट पे करो, क्योंकि अगर ये 1 लाख रुपए अगर हम बैंक में जमा करते तो वहां पर भी तो हमें इंटरेस्ट मिलता ना। ऐसा कौन कह रहा है, पार्टनर कह रहा है इस बार।
तो हमारी फर्म क्या करेगी, उसके कैपिटल पर उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। तो वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है फर्म दे रही है, तो फर्म के लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। तो इसीलिए वो यहाँ पर आ जाएगा आपके डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कभी कभी क्या होगा, पार्टनर सैलरी मांगेंगे तो फर्म जो है पार्टनर को सैलरी देगी, तो वो भी एक्सपेंस है, वो भी हमारा आ जाएगा डेबिट में यहाँ पर, टू पार्टनर सैलरी। वैसे ही टू पार्टनर्स कमीशन, और कुछ पैसा हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टू ट्रांसफर टू रिजर्व। एंड लास्ट में हमारे पास जो बचा हुआ प्रॉफिट बचेगा उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। एंड ये डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। ओके, तो आपको यहाँ पर समझ आया कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीजें लिखनी है। वापस से एक बार याद करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में क्या लिखोगे, सबसे पहले बाई नेट प्रॉफिट, कहाँ से आता है, पीएनएल अकाउंट से। उसके बाद आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट में, और बाकी डेबिट में चार चीज आएंगी, आईओसी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है यहाँ तक, ओके। अब बात करते हैं कि फिर मैंने आपको ये ऊपर पीएनएल अकाउंट वाली बातें क्यों बताई। देखो बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई हमारा जो प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट, वो 1 लाख रुपए था। ठीक है, और हमारा जो रेंट था वो 10,000 था। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट कितना आता, 90,000 आता, और वही 90,000 हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के यहाँ पर क्रेडिट में लिख दे, यहाँ लिखते हैं 90,000। बट कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि वो हमें 90,000 बताएगा ही नहीं, 90,000 बताएगा ही नहीं। क्वेश्चन बोलेगा हमारा जो प्रॉफिट है वो 1 लाख है बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट। पता है क्या लिख देगा, क्वेश्चन लिख देगा कि हमारा जो प्रॉफिट है, क्वेश्चन लिखेगा प्रॉफिट इज रुपीज 1 लाख बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट ऑफ रुपीज 10,000। अब सर क्या करें, अब हम क्वेश्चन ने क्या बोला आपको, 1 लाख रुपए प्रॉफिट है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लाख। बट यहाँ पर तो 90,000 आना चाहिए था ना, क्योंकि रेंट ऊपर 10,000 यहाँ से लेस हो जाता। ठीक है ना, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन ने ऐसी लाइन बोली है तो हम क्या करते हैं, इसी 1 लाख में से यहीं पर हम रेंट को लेस कर देंगे 10,000, और बाहर हम लिख देंगे 90,000। यानी कि हमें वापस से पीएनएल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा यहीं पर उसको लेस करके दिखा सकते हैं। तो वैसे ध्यान रखना, अगर इन तीनों आइटम के लिए क्वेश्चन ने बोल दिया बिफोर प्रोवाइडिंग, यानी कि ये एक्सपेंस लेस हुए नहीं है, तो हमें जो प्रॉफिट दिया जाएगा उसमें से हम लेस कर लेंगे। ये बात समझ आ गई, ओके। वैसे ही मान लो, अगर मान लो इसके लिए लिख दिया, इसके लिए बिफोर प्रोवाइडिंग लिख दिया, तो इसको क्योंकि हमारी इनकम है तो इसको हम ऐड कर लेंगे, और इनके लिए प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग लिख दिया तो इसको हम लेस कर देंगे। मैं आपको याद दिलाता हूँ, देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया, आपको प्रॉफिट दिया, बट वर्ड यूज कर लिया बिफोर प्रोवाइडिंग। अब ये किसके लिए हो सकता है सर, ये 3 चीज़ों के लिए हो सकता है। पहला, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है सर, रेंट हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है सर, तीसरा हो सकता है मैनेजर्स कमीशन। अगर ये 3 आइटम के लिए लिखा हुआ है बिफोर प्रोवाइडिंग, प्रॉफिट के बाद में लिखा हुआ है बिफोर प्रोवाइडिंग, तो आपको इनको क्या करना है, वापस से प्रॉफिट में, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, आपको क्या करना है, प्रॉफिट में से इसको लेस करना है, क्योंकि एक्सपेंस से ऊपर लेस हुए नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, तो ये तो हमारी इनकम है, तो इसको हमें प्रॉफिट में क्या करना है, ऐड करना है। ये चार्ट आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, यहाँ तक तो हमने कर लिया, ये तो हमने कर लिया, ओके। अब एक चीज़ और समझ लो कि ये जो आपके पीएनएल अकाउंट के जो 3 एक्सपेंस मैंने बताए हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट और ये मैनेजर्स कमीशन, इन तीनों खर्चों को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इस बात का मतलब ये होता है कि हमारे बिजनेस को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें ये एक्सपेंस पे करने ही पड़ते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले बताइए कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं, तो आप तीनों लिख देना यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट और मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, और ये जो आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ रहे हैं ना, ये 4 एक्सपेंस, इनको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तो ये वाले खर्चे दिए जाएंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम नहीं देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनली हम यहाँ पर मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। अब सिंपल सी बात है, अगर पार्टनर्स ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, उनके कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हमारे पास में 2 तरीके हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल सिंपल मतलब जो कैपिटल लगाया है उन्होंने बिजनेस के अंदर, वो उसको फिक्स रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए लगाए और 6 महीने बाद आपने 50,000 और लगाए, तो कैपिटल कितनी आपकी 1,50,000। लेकिन बीच बीच में आपको बिजनेस से सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी।
अगर आप इसको इसी कैपिटल के अंदर यानी 1,50,000 के अंदर ही अगर आप ऐड करा लोगे तो ये तो फ्लक्चुएट हो जाएगा, ठीक है, यानी प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा, कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा कम होगा। तो कभी कभी पार्टनर चाहते हैं कि हमारा जो कैपिटल है वो फिक्स रहे, तो उसके लिए वो फॉलो करते हैं फिक्स कैपिटल सिस्टम। क्या सिस्टम फॉलो करते हैं? फिक्स कैपिटल सिस्टम। तो उसमें वो दो अकाउंट बनाते हैं, एक बनाते हैं कैपिटल अकाउंट और एक बनाते हैं वो करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब जहाँ पर वो क्या काम करेंगे, कैपिटल का रिकॉर्ड मेंटेन कर लेंगे, और करंट अकाउंट में जो भी उनकी इनकम वगैरह हो रही है, इनकम या एक्सपेंस हो रहे हैं, उसको वहाँ पर करंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी पार्टनर चाहते हैं कि भाई हम तो एक ही अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम फॉलो करते हैं और वहाँ पर वो एक ही अकाउंट मेंटेन करेंगे, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। उसी के अंदर सब कुछ भर देंगे, ठीक है। मैं समझाता हूँ कैसे, ठीक है। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखना, करंट अकाउंट इज नॉट मेड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अगर आपके कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आपको करंट अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है जिसका नाम क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं कि फिक्स कैपिटल सिस्टम में कौन से दो अकाउंट बनेंगे। तो मैंने क्या बताया, एक तो बनेगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और एक बनेगा करंट अकाउंट। सर क्या क्या चीज़ आएंगी? बिल्कुल सिंपल है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि देखो अकाउंट्स के अंदर 5 चीज़ें होती हैं, CLEAR, CLEAR। अगर आपको ये क्लियर है ना तो आपको पूरी अकाउंट्स क्लियर है। सी से क्या होता है सर? अरे बहुत ईजी है, सी से क्या होता है, कैपिटल। सर एल से क्या होता है? एल से होता है लाइबिलिटी, ठीक है। ई से क्या होता है? सर ई से होता है एक्सपेंस। सर ए से क्या होता है? ए से होता है एसेट, और आर से होता है रेवेन्यू। क्वेश्चन ये है कि भाई ये 5 अकाउंट हमारे पास होते हैं, तो ये जो एक्सपेंस है और ये जो एसेट है, इन दोनों का जो नेचर है वो होता है डेबिट। क्या नेचर होता है? डेबिट। और बाकी तीनों का क्या होता है? बाकी तीनों का क्या होता है? क्रेडिट। अब अकाउंटिंग का रूल ये कहता है कि जो इनका नेचर है, अगर ये इंक्रीज होते हैं, अगर ये इंक्रीज होते हैं तो जो इनका नेचर है वही कर दो, ठीक है, जो इनका नेचर है वही कर दो अगर बिजनेस के अंदर ये अकाउंट इंक्रीज होते हैं। लेकिन अगर ये डिक्रीज होते हैं तो इनका उल्टा कर दो, यानी क्रेडिट वाले हो जाएंगे डेबिट और डेबिट वाले हो जाएंगे क्रेडिट। एक चीज़ तो आपको ये दिमाग में रखनी है। दूसरी बात ये दिमाग में रखनी है कि इन 5 अकाउंट में जिसका जो नेचर होता है, जो बैलेंस होता है, उसका ओपनिंग बैलेंस हम उस साइड ही लिखते हैं। सर क्या बात कह दी मैंने आपको? देखो सी से क्या है? कैपिटल। कैपिटल का नेचर क्या है? क्रेडिट। यानी कि जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो क्रेडिट साइड में ही लिखा जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो उसका नेचर है, कौन सा नेचर है? क्रेडिट, तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में ही लिखा जाएगा। यानी कि हमेशा हम यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस BD, ठीक है। लेकिन मान लो सर अगर हम कैश अकाउंट बनाते और मान लो कैश अकाउंट का आपको कुछ बैलेंस दे रखा होता है, ओपनिंग बैलेंस, तो वो कहाँ लिखेंगे? बिल्कुल सिंपल है, कैश का नेचर क्या है? सर कैश तो होती है हमारी एसेट, एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट, तो उसका हम ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फिर टू बैलेंस BD, और क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाता है अपोजिट साइड में। तो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर आएगा? डेबिट में, और कैश का किधर आएगा? इधर क्रेडिट में। ये बात समझ आ गई। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है और क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है, साल का स्टार्टिंग कब होता है? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल की डेट में जो भी आपको बैलेंस दे रखा है उसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंस, और जो साल के एंड में यानी 31 मार्च में जो आपको बैलेंस दे रखा है उसको हम कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। अगर मान लो कैपिटल की बात करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर आएगा? क्रेडिट में, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर आएगा? डेबिट में। बिल्कुल सिंपल। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है? कैपिटल अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर आएगा? क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर आएगा? डेबिट में। और मैंने आपको क्या कहा कि अगर कोई भी अकाउंट इंक्रीज होगा तो जो नेचर है उस साइड में। तो मैंने आपको बताया कि देखो जैसे यहाँ पर कैपिटल का नेचर क्या है? क्रेडिट। तो अगर कैपिटल बढ़ेगा तो आपको क्या करना है? क्रेडिट ही करना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल, अगर मान लो पार्टनर और ज़्यादा पैसा लगा दे, फॉर एग्जांपल आपने आज 1 लाख रुपए बिजनेस के अंदर लगाए, 6 महीने बाद आपने 1 लाख रुपए और लगा दिए, तो आपकी कैपिटल बढ़ी या कम हो गई? सर वो तो बढ़ी। तो किधर बढ़ेगी? वो क्रेडिट साइड में ही बढ़ेगी, क्योंकि कैपिटल का नेचर क्रेडिट ही होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाई कैश और बाई बैंक, यानी पैसा आया है बिजनेस के अंदर, एडिशनल कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो आपने पैसा निकाल लिया बिजनेस से, आपने 1 लाख रुपए लगाए और आपने 3 महीने बाद 20,000 निकाल लिए, तो कैपिटल बढ़ी या कम हो गई? तो ये तो कम हो गई। तो कम होगी तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे यहाँ पर परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान के चलते हैं कि भाई साल के स्टार्टिंग में आपके 1 लाख रुपए लगे हुए थे बिजनेस में, और आपने उसमें 50,000 और लगा दिए, ठीक है। उसके बाद आपने 20,000 रुपये निकाल लिए, ठीक है। तो 1 और 50 यहाँ कितना बचेगा आपका? क्लोजिंग 1,20,000
30,000, ये बन गया आपका कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं कि सर करंट अकाउंट कैसे बनता है। बिल्कुल सिंपल है, करंट अकाउंट भी क्या है, एक तरीके से कैपिटल अकाउंट है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस बाय डिफॉल्ट तो क्रेडिट में आएगा, बट हाँ अगर क्वेश्चन में डेबिट लिखा हुआ है तो उसका ओपनिंग बैलेंस फिर हम डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। अब जो जो चीज़ें पार्टनर को देंगे वो देने की वजह से उनकी कैपिटल बढ़ेगी, तो कैपिटल अगर बढ़ेगी तो किस साइड में, क्रेडिट साइड में बढ़ेगी, और कम होगी तो डेबिट साइड में। अब देखो हम क्या क्या देते हैं पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट साइड में, सैलरी देंगे कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट साइड में, कमीशन देंगे कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट साइड में, रेंट देंगे कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट देंगे कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट साइड में, ठीक है। और उससे कुछ चीज़ें लेते हैं जिसकी वजह से उसकी कैपिटल कम हो जाती है। जैसे मान लो पार्टनर्स ने ड्राइंग कर ली तो उसके 1 लाख रुपए लगे हुए थे बिजनेस के अंदर करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट का बैलेंस 1 लाख रुपए था, उसने उसमें से 20,000 रुपये निकाल लिए, तो अब करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम होगा तो किस साइड होगा, डेबिट साइड में होगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में इंटरेस्ट ड्राइंग पार्टनर से लेंगे तो करंट अकाउंट कम होगा, इंटरेस्ट ड्राइंग, और अगर लॉस हो गया तो भी करंट अकाउंट का बैलेंस कम होगा तो डेबिट में, ठीक है। एंड लास्ट में अगर इधर बैलेंस बचेगा तो क्लोजिंग बैलेंस, एंड इधर बचेगा तो क्लोजिंग बैलेंस। तो आप एक बार देख लो कि भाई करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ मैं, आईओसी, सैलरी, कमीशन, रेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो ऊपर प्रॉफिट बचा था ना वो यहाँ पर आ जाएगा। डेबिट साइड में सिर्फ आपको एक तो ड्राइंग याद रखना है और एक आईओडी। डेबिट में क्या आएगा, डी से डेबिट, डी से ड्राइंग, और आई से मतलब डी से ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यानी कि डेबिट साइड में क्या आएगा करंट अकाउंट के, ड्राइंग आएगा, डी से डेबिट, डी से ड्राइंग, ठीक है। और ड्राइंग आएगा तो आईओडी भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा, ये याद रखना, ओके। और अगर लॉस हो गया तो वो भी हमारा डेबिट साइड में आएगा। बाकी सारी चीज़ें करंट अकाउंट के क्रेडिट में आएंगी, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो सैलरी हो, कमीशन हो, रेंट हो, व्हाटएवर, ठीक है, ओके। अब क्या होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम दोनों अकाउंट को, फिक्स को भी और उसको कैपिटल को भी और करंट को भी, दोनों भी हम क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक ही अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में, ठीक है। डेबिट साइड में वही 3 चीज़ें आएंगी, कौन कौन सी सर, डी से डेबिट, डी से ड्राइंग, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर लॉस हुआ होगा तो वो आ जाएगा। और बाकी क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, अगर एडिशनल कैपिटल है तो वो, फिर आईओसी, सैलरी, कमीशन, रेंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन से आया हुआ प्रॉफिट, ऐसे करके आपका बन जाएगा करंट अकाउंट, क्लियर, ओके। अब सर ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में कि आपको ये क्वेश्चन तो मिल जाएगा बट आपसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोलेगा, आपसे बोलेगा कि भाई आप ना जर्नल एंट्री पास करिए। क्या पास करिए, जर्नल एंट्री। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर जर्नल एंट्री हम कैसे पास करते हैं, ओके। सुनना ज़रा ध्यान से, सुनना ज़रा ध्यान से, सुनना ज़रा ध्यान से, ओके। तो शुरुआत करते हैं हम एंट्री पास करने की, यहाँ से। एंट्री कहाँ से पास करनी है आपको, यहाँ से। यानी ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट है वो हमारा उठ करके कहाँ पर आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। अब देखो एंट्री कितनी सिंपल है। ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया, सर ये आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट से, तो एंट्री में उसको कर दो डेबिट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में, तो उसको कर दो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बात समझ आ गई, यस। बट कभी कभी क्या हो सकता है कि नेट प्रॉफिट की जगह यहाँ पर नेट लॉस भी तो आ सकता है ना पीएनएल अकाउंट में, तो फिर ये कहाँ पर जाएगा, सर ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। अभी बताया मैंने पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दो, इसको क्रेडिट कर दो, तो एंट्री बन जाएगी लॉस को ट्रांसफर करने की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लियर, ओके। अब ये जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, आप आईओसी दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सर इनकी एंट्री पास करनी है। तो आज मैं आपको एंट्री पास करने का बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। आपको चक्की चलानी है ऐसे, क्या करना है, आपको चक्की चलानी है ऐसे, ऐसे। सर अब समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ। देखो मान लो आपको ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपको एंट्री पास करनी है, तो आप ऊपर से नीचे की तरफ आ जाओ, ऊपर से नीचे की तरफ आ जाओ। मतलब सर ऊपर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बन गई एंट्री। सर मुझे तो सैलरी की एंट्री बनानी है, बहुत इजी, ऊपर से नीचे आओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। सर मुझे तो कमीशन की बनानी है, बहुत इजी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन। सर मुझे तो ट्रांसफर टू रिजर्व की एंट्री बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर टू रिजर्व, बहुत ईजी है। सर मुझे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बनानी है, तो इस बार आपको ऊपर जाना है, कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, तो बहुत ईजी है। ये लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। मतलब सिंपल है, अगर आपको डेबिट वाली एंट्री बनानी है तो ऊपर से नीचे आ जाओ,
तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। लेकिन सर हमें तो इधर क्रेडिट वाली बनानी है, तो क्रेडिट वाली साइड से हम ऊपर जाएंगे, यानी पहले डेबिट वाला वर्ड बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। बात समझ आई कैसे एंट्री पास करनी है? ओके सर हमें तो कैपिटल की ये वाली एंट्री बनानी है, एडिशनल कैपिटल वाली एंट्री बनानी है। बहुत सिंपल है, इधर से कहाँ जाना होता है? ऊपर। जैसे मान लो ए का कैपिटल है तो आपके पास पैसा आया है तो कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। सर मुझे तो ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल वाली एंट्री बनानी है, ये वाली बनानी है। क्या करूं? बिल्कुल सिंपल है, आपको ऊपर से नीचे आना है। मान लो ए का कैपिटल है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। क्लियर? सर हमें तो करंट अकाउंट में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बनानी है। बहुत ईजी है सर, यहाँ से आपको ऊपर जाना है बस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। सर मुझे क्या करना है? मुझे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ये वाली एंट्री बनानी है, कैपिटल वाली। तो ऊपर से फिर नीचे आ जाओ, एज करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिल्कुल सिंपल, ऐसे आपको एंट्री पास करनी है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे मान लो आपको ये रेंट वाली एंट्री बनानी है तो आपको यहाँ से ऊपर जाना है और ऊपर से इधर नीचे आना है। तो रेंट वाली एंट्री बनानी है ना, तो आपको क्या करना है? रेंट को लेकर ऊपर जाओ, रेंट अकाउंट डेबिट टू, मान लो ए को देना है तो टू एज कैपिटल। बिल्कुल सिंपल। ओके एक बार एंट्री देख लो फटाफट से। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है तो एंट्री क्या बनाओगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अगर लॉस हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट है डिविजिबल प्रॉफिट उसको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल में, तब आप एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ओके फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो एंट्री बनेगी, एक तो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल के या करंट के क्रेडिट में आएगा। तो बिल्कुल सिंपल एंट्री बनेगी। देखो एक एंट्री आप क्या बनाओगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। याद करो पार्टनर्स कैपिटल है मान लो ये, तो यही तो आप लिख रहे हो IOC, तो यहाँ से आपको ऊपर जाना है। तो IOC अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की P&L एप्रोप्रिएशन वाली एंट्री बनानी है। तो मान लो ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन है तो यहाँ डेबिट में आप लिख रहे हो टू IOC, तो ऊपर से नीचे आ जाओ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू IOC। सिंपल। ऐसे करके आप सारी एंट्रीज को एक बार पढ़ लो। ये रही आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की दोनों एंट्री। ठीक है, इसके बाद में सैलरी कमीशन की एंट्री जैसे IOC की बनती है वैसे ही सेम ये बनती है। ठीक है, मैनेजर कमीशन की एंट्री क्या बनती है? सर मैनेजर कमीशन तो P&L अकाउंट के डेबिट में आता है। ये P&L अकाउंट है, ये डेबिट है। यहाँ पर क्या आता है? टू मैनेजर कमीशन। तो आपको ऊपर से नीचे आना है, P&L अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन। सिंपल। ठीक है, तो एक बार आप इनकी एंट्रीज पढ़ लो। ये इंटरेस्ट वाली एंट्री है, ये लोन के जो इंटरेस्ट की एंट्री बताई मैंने वो है ये। ठीक है, ये रेंट पेड वाली एंट्री है, रेंट की एंट्री। ठीक है, अब क्या है कि आपको जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है उसके अंदर जितने भी आइटम है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, ठीक है, इनको हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम सीखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। ओके तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हम कैपिटल पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हमारा टॉपिक नंबर 7 है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन कैसे कैलकुलेट होंगे वो। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे करना है। तो सबसे पहली बात तो पॉइंट नंबर 1 है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो जो आपका ओपनिंग कैपिटल होता है उस पर आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ओपनिंग कैपिटल क्या होता है? तो 1 अप्रैल 2000 वट एवर द ईयर इज, तो वहां पर जो आपको बैलेंस दिया गया कैपिटल का उस पर आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहली बात। दूसरी बात, if interest on capital is calculated in proportion of time if any relevant information is given in the question। अगर मान लो कुछ एडिशनल कैपिटल या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल के बारे में कुछ आपको बताया है तब आपको उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले यहीं पर चलते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ने क्या बोला कि देखो ये ए है, ये ए की कैपिटल है और यहाँ पर उन्होंने डेट लिख दी यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 ऐसा लिख दिया। तो ये डेट जो है ना ये अपने आप में बताती है कि ये जो कैपिटल का बैलेंस है 1 लाख का, मान लो ये क्या है? ये ओपनिंग बैलेंस है, यानी इस पर हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मान लेते हैं जो IOC का रेट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो 10% है। तो आप IOC कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल है, आपको करना है कि 1 लाख का अमाउंट है कैपिटल का मल्टीप्लाइड बाई 10/100, तो इट इज़ नथिंग बट 10,000। ये बात आपको समझ आ गई। बट कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन बोलता है कि भाई हमने 1 अप्रैल 2024 में
जो ए का कैपिटल है, वो 1 लाख है। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि फिर हमने 1 जुलाई 2024 में ए ने एडिशनल कैपिटल लगा दिया, मतलब कैपिटल लेकर आ गया, ठीक है। एडिशनल कैपिटल करके लिखा होगा या फिर ऐसे लिखा होगा कि कैपिटल ब्रॉट बाई ए, ऐसे लिखा होगा, मान लो 20,000, ठीक है। और फिर मान लो ऐसा लिखा होगा कि 1 दिसंबर 2024 में कैपिटल विड्रॉन बाई ए, ऐसा लिखा होगा 10,000। तो सर ऐसे में तो हमें डिटेल दे दी ना कैपिटल के बारे में। अब हम कैसे करें कैलकुलेट, तो बहुत ईजी है, मैं आपको समझाता हूँ। आपको क्या कर लेना है कि आपको बस ये देखना है कि ये आपका पूरा साल है, ये शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 अप्रैल 2024 से, तो ये ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2025 से। अब देखो यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल दे रखी है इस डेट में, तो यहाँ पर आप लिख दो कि भाई हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी है, 1 लाख है। उसके बाद आप ये देखो कि 1 जुलाई 2024 में उसने और कैपिटल लगा दी 20,000, तो यहाँ पर बीच में डेट डालो कि भाई ये हमारा 1 जुलाई है, और यहाँ पर उसने कैपिटल ऐड कर दी कितनी, 20,000। तो बताओ हमारी बढ़कर कैपिटल कितनी हो गई, 1,20,000। उसके बाद उसने 1 दिसंबर में 10,000 कैपिटल निकाल ली। तो आप क्या काम करो, फिर बीच में एक डेट डालो, 1 दिसंबर 2024, और यहाँ पर उसने कैपिटल निकाली है, मतलब माइनस करिए कितनी, 10,000। तो यहाँ तक हमारी कैपिटल कितनी थी, 1,20,000। तो यहाँ पर अब कितनी हो जाएगी, 1,10,000। अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बस आप मुझे बताओ कि 1 अप्रैल से लेकर यहाँ तक कितने महीने हो गए। सर पूरा अप्रैल हो गया, फिर मई हो गया, फिर जून हो गया, तो यहाँ पर 3 महीने हो गए, चलो 3। फिर 1 जुलाई से 1 दिसंबर तक कितने महीने हो गए, सर पूरा जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। दिसंबर नहीं, क्योंकि वो तो शुरू ही हो रहा है ना। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 5 महीने हो गए सर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितने महीने, 4 महीने। अब ये कैलकुलेट कर लो, 3 और 5, 8 और 4, 12, पूरे 12 हैं, ठीक है। मतलब आपने सही कैलकुलेट किया है। अब क्या करना है आपको, क्या करना है, ये जो आपकी 1 लाख की कैपिटल है, इस पर आप इंटरेस्ट का रेट मान लो 10% है, तो मल्टीप्लाइड बाई 10 100। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 मंथ से, क्योंकि 3 महीने तक इतनी कैपिटल रही, तो 3/12 कर दोगे, ठीक है। उसके बाद बढ़कर कैपिटल कितनी हो गई, 1,20,000। तो यहाँ पर आप लिखो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% का रेट है, मल्टीप्लाइड बाई कितने महीने तक रही, सर ये तो 5 महीने तक रही, तो यहाँ पर 5/12। एंड उसके बाद में कैपिटल कम हो गई, 1,10,000 हो गई, रेट मान लो कितना है, 10%, ठीक है। तो कितने महीने तक रही, सर वो तो 4 महीने तक रही, तो 4/12। अब ये अमाउंट निकालो, ये अमाउंट निकालो, ये अमाउंट निकालो, और तीनों को आप क्या कर दो, सर तीनों को ऐड कर दो। तो यहाँ जो आपका IOC आएगा, इंटरेस्ट आएगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझ आ गई, ओके। अब आप चाहो तो यहाँ पर आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1, 12% का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, और आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई हैं। तो आपको क्या करना है, एक आपको ऐसे चार्ट बना लेना है, ठीक है। ये डेट आपको दे रखी है 1 अप्रैल, तो 1/4/19। यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल है कितनी, 1 लाख। उसके बाद नई डेट क्या है, 1 जुलाई, तो 1 जुलाई 19। फिर नई डेट क्या है, 1 नवंबर 19। फिर उसके बाद में 1 जनवरी 20, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है, उसके बाद एडिशनल कितनी है, 20,000, तो उसको ऐड कर दो। तो अब ये बढ़कर कैपिटल कितनी हो गई, 1,20,000। उसके बाद में एडिशनल कैपिटल वापस से 10,000, तो आप वापस से यहाँ पर 10,000 को ऐड कर दो। तो अब ये कितना हो गया, 1,30,000, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर विड्रॉ किया है, तो माइनस कर दो, -40,000, तो कितने हो गए, 130 में से 40 गए, तो ये बचे 90,000। बस आप ये देखो कि 1 अप्रैल से यहाँ तक कितने महीने हैं, तो अप्रैल मई जून 3 महीने। फिर यहाँ से यहाँ तक दो कितने महीने हैं, सर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सर 4 महीने। और यहाँ से सर पूरा नवंबर दिसंबर 2 महीने, और यहाँ से 3 महीने। अब आप ऐसे कर करके इस पर 3 महीने के लिए, इस 1/20 पर 4 महीने के लिए, 1/30 पर 2 महीने के लिए, और 90,000 पर 3 मंथ्स के लिए। ये बात समझ आ गई, ओके। बट कभी कभी पता है क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन ही नहीं होगी, आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी। तो बहुत ईजी है, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल से पहले आपको निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। कैसे निकालेंगे, अगर फिक्स कैपिटल सिस्टम है
तो क्लोजिंग कैपिटल में जो आपने विड्रॉ की थी कैपिटल उसको ऐड कर लो और जो आपने ऐड की थी उसको लेस कर दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो फ्लक्चुएटिंग है तो आपको 4 चीज़ें ऐड करनी है। कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, डेबिट वाली ड्राइंग ऐड करनी है क्योंकि वहाँ से लेस हो गई थी कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल लेस ऐड करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको ऐड करनी है और शेयर ऑफ लॉस आपको ऐड करना है। ये 4 चीज़ें आपको ऐड करनी है क्लोजिंग कैपिटल में। उसके बाद आपको बाकी सारी चीज़ें लेस कर देनी है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद में आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 मेरे पास है। यहाँ पर लिखा है ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2019, फिर एडिशनल कैपिटल ऐड हुई है बिजनेस के अंदर में 1 जुलाई 2019 में, एंड फिर एडिशनल कैपिटल आपकी ऐड हुई है 1 नवंबर में, एंड विड्रॉ हुई है 1 जनवरी में। तो आपको क्या करना है, पूरा एक टाइम लाइन बनानी है पूरे साल की। ठीक है, ये क्या है आपका 1/4/2019। ठीक है, फिर सेकंड डेट है आपकी 1 जुलाई 1/7/19, फिर थर्ड डेट है आपकी 1 नवंबर यानी 1 नवंबर 2019, फिर है आपका 1 जनवरी 2020। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये आपका जो पहला वाला है इट इज़ क्या है, ये आपका ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, कितनी है, 1 लाख। उसके बाद ऐड हुई है तो आप प्लस कर दो कितना, 20,000। तब 1 लाख में 20,000 ऐड हो गए तो कितनी कैपिटल हो गई, 1,20,000। उसके बाद में फिर से ऐड हुई है 10,000 तो ऐड कर दो 10,000, तो बढ़कर कितनी हो गई, 1,30,000। उसके बाद में विड्रॉ किया तो माइनस कर दो कितना, 40,000। तो 31 माइनस 40 ये हो गया 90,000। आपको ये देखना है कि कैपिटल कितने कितने महीने तक रही। तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून 3 महीने। उसके बाद जुलाई से नवंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये हो गए आपके 4 महीने। फिर आपका नवंबर से जैन, पूरा नवंबर दिसंबर 2 महीने, एंड जैन से मार्च 3 महीने। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस 1 लाख पर आप 3 महीने के लिए कैलकुलेट करोगे, फिर 1,20,000 पर 4 महीने के लिए, फिर 1,30,000 पर 2 महीने के लिए, फिर लास्ट के 90,000 पर 3 महीने के लिए। ऐसे आप कैलकुलेट करते जाओगे, फिर सबको ऐड कर लेना इंटरेस्ट को, तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 की। अब यहाँ पर आपको ओपनिंग, एडिशनल, विड्रॉल, एडिशनल सेम दे रखा है एग्जाम्पल, तो आप ये कर सकते हो खुद से। हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 की। अब देखो यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आपको दे रखा है, एंड यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल मैंने आपको बताया था गिवन हो तो उसके हिसाब से निकालेंगे, बट यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल। तो आपको मैंने क्या बताया कि अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है तो आपको पहले क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद में आप एडिशनल विड्रॉल को आप एडजस्ट करके आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है ओपनिंग कैपिटल। तो मैंने क्या बताया था कि जो आपका क्लोजिंग कैपिटल है उसमें आपको एडिशनल को क्या करना है, माइनस, शेयर ऑफ प्रॉफिट को क्या करना है, माइनस, ड्राइंग को क्या करना है, ऐड, विड्रॉ क्या करना है, ऐड। ठीक है, एडिशनल को माइनस और ड्राइंग को ऐड। ये सारे आप ऐड लेस करने के बाद में, यानी कि इस 10 लाख में आप ऐड लेस कर लेंगे तो आपके पास में आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। फिर जब आपके पास में ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा तो आप पूरी टाइमलाइन बनाओ, ओपनिंग, फिर जहाँ पर ऐड हुआ है तो एडिशनल कैपिटल उस डेट में, फिर एडिशनल कैपिटल, फिर विड्रॉल हुआ है तो वहीं पर विड्रॉल ऑफ कैपिटल। वो करने के बाद में जैसा हमने ऊपर वाला भी क्वेश्चन सोल्व किया उसी तरीके से आपको ये सोल्व करना है। क्लियर, ओके। अब हम फाइनली बात करते हैं आईएससी के लिए, आईएससी 12 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। वो क्या है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर गिवन बिलो। मतलब क्या है इसका कि हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कुछ प्रोविजन दे रखे हैं। वो प्रोविजन क्या है समझते हैं। केस नंबर 1 आपको मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन कहता है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि अगर जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जो डीड है, अगर मान लो वो साइलेंट है, यानी कि उसमें, उस डीड में, उस एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो हमेशा ध्यान रखना नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल पर। तो कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, पहली बात। बात करते हैं केस नंबर 2 की। When the partnership agreement provides for interest on capital but is silent in treating interest as a charge or appropriation। अब ये कह रहे हैं केस नंबर 2 क्या हो सकता है कि डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, ये तो लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, या प्रॉफिट लॉस हो कुछ भी हो तो ही देना पड़ेगा, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या फिर चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है। तो क्या करेंगे, तब हमारे पास में 3 केस आते हैं। पहला, अगर मान लो लॉस हुआ है तो अलाउड ही नहीं है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, पहली बात। लेकिन मान लो आपका प्रॉफिट है 10,000 और आपका आईओसी भी है 10,000, तो प्रॉफिट अगर आपका इक्वल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर में तो आप फिर आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो वो लिखा है व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हेन द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट आर लेस देन, अगर मान लो आपका जो प्रॉफिट है वो कम है,
आईओसी से, तब आप क्या काम करोगे, इंटरेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हैंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। सर क्या बात कह दी आपने, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ठीक है ठीक है ओके। तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 20,000 आ रहा है और बी को हमें देना है 10,000, यानी दोनों को मिलाकर के हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो 30,000 देना है। अब मान लेते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है हमें सिर्फ 15,000 का। अब हमें देना है आईओसी 30,000 बट प्रॉफिट हुआ है 15,000 का, तो सर क्या करें। तब ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको इन आईओसी का रेशो निकाल लेना है। तो ए और बी के आईओसी का रेशो क्या हो जाएगा, 20,000 और 10,000 का रेशो क्या हो जाएगा, 2:1। तो ये जो आपके पास में अवेलेबल प्रॉफिट है आप इसको ए के और बी के बीच में बांट दो इनके आईओसी के रेशो में, यानी कि 2:1 में। तो ए को मिल जाएंगे 10,000 और बी को मिल जाएंगे 5,000। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटरेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हैंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। बात समझ आ गई, ओके। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज। तो जब भी चार्ज दिख जाए आपको, तो यहाँ पर चार्ज का बेसिकली मतलब क्या है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, चाहे हमारी फर्म को लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये ऊपर वाला ही एग्जांपल ले लूँ कि ए को देने थे हमें 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी को देना था हमने 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन हमारा प्रॉफिट ही 15,000 है। तो क्या करें, तो सर हमें अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज लिखा मिलेगा तो हमें फिर आपको पूरा ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 20,000 और 10,000, फिर आपको 15,000 का लॉस हो जाएगा फर्म के अंदर, ठीक है। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल करा देता हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, अभिषेक एंड अरुण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको अलग अलग केस दे रखा है, आपको बता रखा है, बताइए जी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप इनको कैसे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अभिषेक की कैपिटल है 2 लाख, अरुण की कैपिटल है 1 लाख। केस नंबर 1 की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 50,000। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि डीड ही साइलेंट है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर डीड ही साइलेंट हो तो आईओसी अलाउड नहीं होगा। तो केस नंबर 1 में आप एग्जाम में क्या लिख सकते हैं, नो आईओसी इज अलाउड बिकॉज द डीड इज साइलेंट, सिंपल। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब प्रोवाइड्स मतलब लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, कितना परसेंट देंगे, 8%, बट लॉस हो गए कितने के, 50,000 के। तो सर अब क्या देना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं, अगर लॉस हुआ है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। तो यहाँ पर भी आप लिख देंगे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो आईओसी विल बी अलाउड इन केस ऑफ लॉस इन द फर्म, ठीक है। थर्ड केस की बात करते हैं। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 50,000। अब आप ये देखो 8% के हिसाब से आईओसी कितना आएगा। अभिषेक की बात करेंगे तो उसकी 2 लाख की कैपिटल थी, तो 2 लाख की कैपिटल का 8% कितना होता है, 16,000। और अरुण की कैपिटल 1 लाख थी, तो 1 लाख का 8% कितना होता है, 8,000। अब ये बताओ, ये 16,000 इसका और 8,000 इसका कितना हो गया, 24,000, जबकि हमारे पास में कितना प्रॉफिट है, 50,000। तो हम आराम से आईओसी दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम दे देंगे। बात करते हैं केस नंबर 4 की। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 15,000। अब देखो हमें आईओसी देना कितना है, 24,000, बट हमारे पास में प्रॉफिट कितना है, 15,000। अब क्या करें, तो अब ऐसे में आपको क्या करना है, अभिषेक का जो आईओसी है वो है 20,000 और जो अरुण का आईओसी है वो है 8,000। तो आप इसका क्या करो, सॉरी 20 नहीं 16, तो 16,000 एंड 8,000 इसका आप रेशो निकालो। तो रेशो क्या आएगा, 2:1। और ये जो अवेलेबल प्रॉफिट 15,000 इसको आप अभिषेक में अरुण में बांट दो, किस रेशो में, 2:1 में, यानी अभिषेक को मिल जाएंगे 10,000 और अरुण को मिल जाएंगे 5,000। क्लियर, यस। लास्ट केस, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। अब इसका बात का मतलब क्या है कि यहाँ पर चार्ज है, यानी कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो। अब आपको यहाँ पर प्रॉफिट कितने, 15,000, जबकि आपको आईओसी कितना देना है, 16,000 और 8,000, 24,000। तो यहाँ पर हमें पूरा का पूरा पैसा देना ही पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, 15,000 का प्रॉफिट है, उसमें से अगर आप 24,000 का आईओसी दोगे, ठीक है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा 9,000 का। इज इट क्लियर, ओके। अब यहाँ पर द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है, ये कभी आपको बुक में मिलेगा नहीं, बट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो पढ़ लेते हैं एक बार में।
साक्षी, अदनान एंड इशू स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप. साक्षी कॉन्ट्रीब्यूट्स ₹50,000 फॉर द होल ईयर, यानी 12 महीने के लिए उसने इन्वेस्ट कर दिया पूरा 50,000 रुपीज़. फिर अदनान के बारे में लिखा है, अदनान इंट्रोड्यूसेस ₹40,000 एट फर्स्ट एंड इंक्रीज्ड इट टू ₹46,000 एट द एंड ऑफ 4 months, but withdraws ₹16,000 at the end of 9 months. Ishika invests ₹80,000 at first but withdraws ₹20,000 at the end of 5 months. ये क्वेश्चन आपके सामने है. फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 23,750 ड्यूरिंग द ईयर. यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिविजनल प्रॉफिट. हमें यहाँ पर प्रॉफिट बांटना है, बट कैसे बांटना है? ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर. प्रॉफिट को बांटना है, बट कैसे बांटना है आपको बोला गया है इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए, उसके हिसाब से आप प्रॉफिट को बांटिए. तो सर कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है. सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले बात करते हैं हम साक्षी की. ठीक है, साक्षी ने कितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया? 80,000. कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए. 80,000 है ना, सॉरी 50,000. तो 50,000 हमने कंट्रीब्यूट किया, 50,000 12 महीने के लिए, तो इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 6 लाख. उसके बाद में बात करते हैं अदनान की. तो अदनान ने स्टार्टिंग में कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 40,000. ठीक है, उसके बाद उसने ये इंक्रीज़ कब कर लिया? एट द एंड ऑफ 4 months, यानी 4 महीने तक आपका 40,000 ही रहा होगा. तो आपको क्या करना है? पहले हमने 40,000 कंट्रीब्यूट किया, 4 महीने तक ये रहा, तो 40,000 इंटू 4 1,60,000. उसके बाद इंक्रीज टू, यानी बढ़कर कितना हो गया? 46,000. अब ये 46,000 कितने महीने तक रहा होगा? हमने 9 months के एंड में ये 16,000 निकाल लिए हैं. तो 4 महीने के बाद 9 months, यानी बीच में कितने महीने हो गए? 5. तो ये कितना हो गया? 46,000 इंटू 5. 46,000 इंटू 5 इट इज़ 2,30,000. अब उसके बाद में हमने 46,000 में से हमने 16,000 रुपये विड्रॉ कर लिए. तो 46 में 16 गए तो कितने बचे? 30,000. अब ये कितने महीने के लिए रहे होंगे? सिंपल है, देखो 4 और 5 कितने हो गए? 9 महीने. जबकि साल में कितने महीने होते हैं? 12. तो 12 में से 9 तो ये हो गए, बचे कितने? 3. तो ये कितने हो जाएंगे? 90,000. तो अदनान की टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 1,60,000 प्लस 2,30,000 प्लस 90,000 इट इज़ 4,80,000. अब बात करते हैं इशिका की. तो इशिका ने बिजनेस के अंदर पहले कितना इन्वेस्ट किया है? 80,000. और ये विड्रॉ कब किए हैं? एट द एंड ऑफ 5 months, यानी 5 महीने तक हमारे कितने रहे होंगे? 80,000. तो 80,000 इंटू 5 कितने हो गए? 4 लाख. उसके बाद में हमने 20,000 रुपये विड्रॉ कर लिए. तो 20 विड्रॉ किए तो बचे कितने बिजनेस के अंदर? 60,000. और वो कितने महीने रहे होंगे? 12 में से 5 महीने ऊपर वाले, तो 7 महीने नीचे वाले. तो ये कितना हो जाएगा? 4,20,000. तो इसकी टोटल कैपिटल कितनी होगी? 8,20,000. अब आपको निकालना है इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड. ऊपर जो हमने निकाला वो क्या है? इफेक्टिव कैपिटल है. हमें ये निकालना है इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशो क्या होगा. तो बहुत सिंपल है. सबसे पहले आप नाम लिखिए, साक्षी, अदनान एंड इशिका. तो कितनी कितनी कैपिटल है? इसकी कैपिटल है 6 लाख. अदनान की कितनी है? 4,80,000. और इशिका कितनी है? 8,20,000. तो रेशो क्या होगा? 60, 48, 48 एंड 82. इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 30, 24 एंड 41. दिस इज़ द आंसर. ठीक है, अब आपको क्या करना है? इस 23,750 को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है तीनों पार्टनर्स के बीच में इस रेशो में जो हमने रेशो निकाला है. क्लियर? ओके. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो जो पार्टनर्स साल के बीच में बिजनेस से ड्राइंग्स कर रहे थे, पैसा निकाल रहे थे, उस पर हमारा जो बिजनेस है, जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, वो पार्टनर से क्या मांग रही है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैसे कैलकुलेट होती है यहाँ पर आप समझना डिटेल में. ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि ड्राइंग कितनी तरह की होती है. तो ड्राइंग होती है 2 तरह की. एक होता है इर्रेगुलर ड्राइंग, एक होता है रेगुलर ड्राइंग. सर इर्रेगुलर क्या है? आप कभी भी बिजनेस के अंदर गए, आपने कितने भी पैसे निकाल लिए, कभी भी बिजनेस के अंदर गए और आपने कितने भी पैसे निकाल लिए, यानी कि ना तो जाने का टाइम फिक्स है, पैसा निकालने का ना तो टाइम फिक्स है और ना ही अमाउंट फिक्स है, यानी कुछ भी हो सकता है. यानी आप सुबह को गए, आप 1 तारीख में गए, फिर आप 5 तारीख में गए, फिर आप 15 तारीख में गए, फिर आप 10 तारीख में गए. इसी तरीके से आप किसी भी डेट में जाते हो और कभी आपने 2,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, कभी आपने 5,000 रुपये विड्रॉ कर लिए. इसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग. मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है,
ओके, ध्यान दीजिए इधर। ओके सुनो, जैसे मान लो भाई ये पूरा साल है, ठीक है, ये हमारा स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2019 में और ये ख़त्म होगा 31 मार्च 2020 में। आपने यहाँ पर 1 जुलाई 2019 में आपने बिज़नेस से 10,000 रुपये विड्रॉ किए, ठीक है। अब आप ये बताओ आपने इस पैसे का इस्तेमाल कितने महीने तक किया। सर हमने 1 जुलाई में अगर हमने विड्रॉ किए 10,000 तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक हमने पैसे का इस्तेमाल किया। तो कितने महीने इस्तेमाल किया सर? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। सर हमने तो 9 महीने का इस्तेमाल किया, तो हम इंटरेस्ट भी कितने महीने का देंगे? 9 महीने का। सिंपल। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? 10,000 का आपका क्या है ड्राइंग, मल्टीप्लाइड बाई आपने मान लो इंटरेस्ट रेट है आपका 10%, इंटरेस्ट रेट है 10% और आपने कितने महीने इस्तेमाल किया? 9 मंथ्स, तो मल्टीप्लाइड बाई 9/12। तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 10% इंटू 9/12, इट इज़ 750। ये आपने क्या निकाल लिया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? ये 10,000 क्या है आपका? अमाउंट ऑफ ड्राइंग। ये 10% क्या है आपका? रेट। और ये 9/12 क्या है आपका? टाइम लेफ्ट। यानी जिस दिन आपने ड्राइंग निकाली है उससे लेकर के 31 मार्च तक जो आपका टाइम लेफ्ट है वो आप यहाँ पर ले लोगे। यानी कि आपके इर्रेगुलर ड्राइंग में इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाई रेट बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई टाइम लेफ्ट डिवाइड बाई 12। सिंपल, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ। जैसे मान लो हमने यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट का रेट है 12%। आप मुझे ये बताइए कि हमने 3,000 रुपये विड्रॉ किए, ठीक है। तो 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 12% मल्टीप्लाइड बाई आपने कब निकाले हैं? 1 मई में। तो आप ये देखो 1 मई से साल के ख़त्म होने तक यानी 31 मार्च तक हमारा कितना टाइम लेफ्ट है? तो सर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 11 महीने। तो आप क्या करोगे? 11/12। तो कितना आ जाएगा सर? 3,000 इंटू 12% इंटू 11/12। तो ये कितना आ गया आपका? 330। ऐसे ही आप इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकाल लो और सबका अमाउंट आप ऐड कर लो तो आपके पास में क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। खत्म बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनली कि सर रेगुलर ड्राइंग क्या होती है। रेगुलर ड्राइंग क्या होती है कि आप एक फिक्स टाइम पर पैसा निकालते हो। जैसे मान लो आज 1 अप्रैल है तो आपने बिजनेस से पैसे निकाले, फिर उसका अगला महीना आया, 1 अप्रैल के बाद में अगला महीना कौन सा आएगा? मई। तो 1 मई में आपने वापस से पैसा निकाला, फिर मई, जुलाई, जून में निकाला, 1 जून में, फिर 1 जुलाई में, फिर 1 अगस्त में, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर। यानी आप जो निकालते हो पैसा बिजनेस के अंदर से, वो पैसा निकालने में जो आपके गैप है बीच का वो सेम है, इक्वल है। उसको हम बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग, ठीक है। और जो आप अमाउंट निकालते हो वो भी रेगुलर है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये आपका पूरा साल है, तो ये है आपका 1 अप्रैल 2019 फॉर एग्जांपल। आपने यहाँ पर बिजनेस से 10,000 रुपीज़ निकाला, फिर उसके बाद में आया 1 मई 2019, फिर इस डेट में वापस से आपने 10,000 रुपीज़ निकाला, फिर आपके पास में आया 1 जून, आपने वापस से 10,000 निकाला। ऐसे करके आपने साल के एंड में मार्च में आपका महीना कौन सा है? 1 मार्च 2020, तो आपने वहाँ पर भी 10,000 निकाला। ऐसे करके आप हर महीने पहली तारीख को आप सेम अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग। तो रेगुलर ड्राइंग में हम कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट, कैसे निकालते हैं? बहुत इजी है। आपको सबसे पहले लेना है यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स। सर टोटल ड्राइंग्स क्या होंगे? देखो सिंपल सी बात है, अगर आप हर महीने पैसा निकाल रहे हो 10,000, तो साल के एंड तक आप टोटल पैसा कितना निकाल लोगे? सर सिंपल है ना, हम हर महीने 10,000 निकाल रहे हैं तो साल में कितने महीने? 12। तो हम पूरे साल में मिलाकर हम कितने पैसा विड्रॉ करेंगे? 1,20,000। इसी को हम क्या बोलेंगे? टोटल ड्राइंग्स। बस ये चीज़ आप दिमाग में रखना, ठीक है। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाई रेट बाई 100, ये तो आ ही आएगा। लेकिन लास्ट में जो आप टाइम लेफ्ट डिवाइड बाई 12 लिख रहे थे ना, यहाँ पर आप टाइम लेफ्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि हर अलग ट्रांजैक्शन का, हर एक ड्राइंग का अलग अलग टाइम लेफ्ट है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? सबके टाइम लेफ्ट को मिलाकर एक एवरेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। तो टोटल ड्राइंग आपको मैंने बता दी क्या होती है। रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, हमें जो यहाँ पर सीखना है वो सीखना है एवरेज पीरियड। क्या सीखना है? एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड। तो टोटल ड्राइंग बेसिकली क्या होती है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जैसे 10,000 मल्टीप्लाइड बाई टोटल मंथ्स। 12 महीने होते हैं साल में, 12 महीने मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? बिल्कुल सिंपल है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। मतलब क्या हुआ इसका? सिंपल है। देखो जैसे मान लो मैं ये यहाँ पर ले रहा हूँ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने के स्टार्टिंग में। तो हर महीने के स्टार्टिंग में यानी आप पहली बार कब विड्रॉ करोगे? आप
पहली बार विड्रॉ करोगे 1 अप्रैल 2019 में, और साल के एंड में आप लास्ट टाइम कब विड्रॉ करोगे? तो सर साल का जो महीना एंड का जो महीना है वो कौन सा है? मार्च। तो हम लास्ट में कब विड्रॉ करेंगे? 1 मार्च में। कब करेंगे? 1 मार्च 2020 में। ये होगी आपकी लास्ट ड्राइंग और ये होगी आपकी फर्स्ट ड्राइंग। अब आपको ये देखना है कि फर्स्ट ड्राइंग से लेकर के साल के एंड होने तक आपके कितने महीने बाकी हैं। तो सर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक से सर हमारे पूरे 12 महीने बाकी हैं। तो 12 में प्लस कर लो कि जो आप लास्ट टाइम ड्राइंग करोगे 1 मार्च में, वहाँ से 31 मार्च तक यानी साल के एंड होने तक कितने महीने बाकी हैं? तो सर वहाँ से तो सिर्फ 1 महीना बाकी है। तो आप क्या करो, वो 1 महीने को ऐड कर लो। तो 12 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2 बिकम्स व्हाट? 6.5। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 1,20,000 टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाई रेट मान लो 10% है तो 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 6.5 डिवाइड बाई 12। तो ये रेगुलर ड्राइंग में जो खेल है ना सारा वो इस एवरेज पीरियड का है। तो इसको मैंने यहाँ पर चार्ट बना करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए समझ लेते हैं चार्ट से। ये देखिए, अगर आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो पूरे 12 महीने के लिए, अगर आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो पूरे 12 महीने के लिए, तो ध्यान रखना आपका जो मंथली है ना, मंथली में आपको बिगिनिंग में लेना है एवरेज पीरियड 6.5, मिड में लेना है 6 और एंड में लेना है 5.5। बिगिनिंग में 6.5, मिड में 6 और एंड में 5.5। बस इस चीज़ को दिमाग में रखो। लेकिन अगर क्वार्टरली आप विड्रॉ कर रहे हो, क्वार्टरली मतलब साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। क्वार्टर मतलब क्या होता है? 3, यानी 3 महीने का एक पीरियड को हम बोलते हैं क्वार्टर। तो साल में कितने क्वार्टर हो गए? 4 क्वार्टर। ठीक है, तो 4 क्वार्टर के हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर में आप बिगिनिंग में अगर करोगे तो आपको क्या लेना है? 7.5 और मिड में कहाँ लेना है? 6 और एंड में क्या लेना है? 4.5। दिस इज़ द एवरेज पीरियड जो आपको कैलकुलेट करते टाइम लेना है। ठीक है, लेकिन अगर आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो 6 महीने के लिए, अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो आप 6 महीने के लिए, तब आप मंथली में क्या लेंगे? 3.5, मिडल में 3 एंड एंड में 2.5। ठीक है, और अगर आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो 9 मंथ्स के लिए, तब आप मंथली में क्या लेंगे? बिगिनिंग में 5, मिडल में 4.5 और एंड में 4। सिंपल, ओके। लेकिन अगर आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो 12 महीने के लिए, अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो 12 महीने के लिए, लेकिन आप ड्राइंग कर रहे हो सिर्फ स्टार्टिंग के 6 महीने के लिए, यानी आप 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे मान लो आपका ये पूरा साल है। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुआ और ये ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2020 में ख़त्म होगा। अकाउंट्स तो आप मेंटेन कर रहे हो पूरे 12 महीने के लिए, लेकिन आप जो ड्राइंग कर रहे हो, ड्राइंग का जो आपका पीरियड है बस वो इतना है, 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक। तब क्या करना है? तब आपको एवरेज पीरियड लेना है मंथली के हिसाब से। बिगिनिंग में अगर मैं लिखा होगा बिगिनिंग में तो 3.5 और मिडिल में 9 और एंड में 8.5। देखो ये सारी चीज़ें ना मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ, बट रेगुलर क्लास में या फिर रिवीजन क्लास में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अभी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम में क्या चीज़ ध्यान रखनी है, बस वो इस चीज़ पर ध्यान दो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, ऊपर वाले पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स @5% पर एनम और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी हमारा जो ये साल मेंटेन हुआ पूरा 12 महीने के लिए। ठीक है, 31 मार्च 2022, लेकिन आप निकाल रहे हो पैसा निकाल रहे हो 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर, जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया उसी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर बिगिनिंग में निकाल रहे हैं, तो बिगिनिंग वाले में कितना लेंगे हम? 9.5। हर महीने कितने निकालने हैं? 4,000। तो 4,000 1 महीने के, तो 6 महीने निकाले तो कितना हो गए? 24,000। तो आप IOD कैसे निकालोगे? 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 5%। एवरेज पीरियड कितना लेंगे? 9.5। कितना लेंगे? 9.5 डिवाइड बाई 12, तो कितना हो जाएगा? 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 5% मल्टीप्लाइड बाई 9.5 डिवाइड बाई 12, इट इज़ 950। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं फाइनली हमारे मैनेजर्स कमीशन या फिर पार्टनर्स कमीशन के बारे में। तो बस एक चीज़ दिमाग में रखना, अगर कमीशन के लिए चाहे वो पार्टनर्स कमीशन हो चाहे वो मैनेजर कमीशन हो, अगर वर्ड यूज़ मिलेगा आपको बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई रेट बाई 100। प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई रेट बाई 100। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है इफ़ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो वर्ड क्या यूज़ किया है? बिफोर। कितना है? 30,000 एंड मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 15%। तो कैसे कैलकुलेट करना है? 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 15/100। सिंपल, तो आंसर आ गया 4500।
बट अगर आपको वर्ड यूज़ करेंगे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपको क्या करना है, वो जो रेट रहेगा ना उस रेट को नीचे 100 में भी प्लस कर देना है। मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर लिखा है कि आपका प्रॉफिट है आपका 30,000, बट आप जो कमीशन दोगे वो आप कब दोगे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ऊपर क्या लिखा था, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बट यहाँ पर क्या लिखा है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैंने क्या कहा कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट। तो 100 में वो रेट को ऐड कर लेंगे, 120 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5000। तो ऐसे आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट बहुत एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या करना है, आपको ध्यान रखना आपको एक टेबल बनानी है, जिससे मैंने आपको स्क्रीन पर बना के दे रखी है। अभी मैं 1-2 एग्जाम्पल करा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे बनानी है। आपको सबसे पहले एक कॉलम बनाना है पर्टिकुलर्स का, उसके बाद है पार्टनर्स का। पार्टनर मान लो आपके 2 हैं, ए बी, ठीक है। अगर पार्टनर है 2 तो आप कॉलम बनाओगे 4, अगर पार्टनर है 3 तो आप कॉलम बनाओगे 5, अगर पार्टनर है 4 तो आप बनाओगे कॉलम 6, यानी 2 आपको एक्स्ट्रा बनाने हैं पार्टनर के हिसाब से। अगर पार्टनर 2 है तो कितने बनाओगे, 4 कैसे, 2 तो पार्टनर्स के हो जाएंगे ना, एक बनेगा पर्टिकुलर्स का और एक बनेगा फर्म का, यानी कि P&L एडजस्टमेंट। ये जो आपका कॉलम है लास्ट वाला, इसको हम बोलते हैं P&L एडजस्टमेंट, यानी ये फर्म का कॉलम है। अब आपको क्या करना है, पर्टिकुलर वाला ब्लैंक छोड़ देना है। हर पार्टनर के अंदर डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी, डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी, और फर्म वाले में भी डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर नोट ध्यान रखना है, व्हेन वी गिव समथिंग टू द पार्टनर्स वी विल क्रेडिट देम। अगर हम कुछ भी पार्टनर्स को देंगे तो हम उन्हें क्या करेंगे, क्रेडिट। और कुछ भी अगर हम पार्टनर से लेंगे, व्हेन वी टेक समथिंग फ्रॉम द पार्टनर्स वी विल डेबिट देम। बस एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लेना कि कुछ भी पार्टनर्स को देंगे तो उन्हें क्रेडिट करेंगे, कुछ भी पार्टनर से लेंगे तो फिर हम उनको डेबिट करेंगे। चलिए एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, ABCD 4 पार्टनर्स है, इक्वल पार्टनर्स है। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2015 वर 50,000, 30,000 एंड 25,000 एंड 15,000 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द होल ईयर ended 31 March 2016, it was discovered that according to the partnership deed, interest at the rate 10% per annum on partners capital was not provided। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था हमने दिया नहीं है, was not provided। तो ये हमारी गलती है, हमने दिया नहीं है। तो ये जो पास्ट में हमने गलती की है इसी को हम एडजस्ट करेंगे, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। बात समझ आ गई, ओके। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टिंग एंट्री at the beginning of the next year rather than to alter the balance sheet, pass the necessary journal entry assuming that the capitals are not fixed। बहुत इजी है। तो क्या करना है, आप ये देखो पार्टनर्स कितने हैं, सर पार्टनर्स है हमारे यहाँ पर 4। तो कैसे करना है, बहुत सिंपल। अगर पार्टनर से 4 तो आपको कॉलम बनाने हैं 6, तो मैं बना दूंगा ये 6 कॉलम, ठीक है। सबसे पहला रहेगा पर्टिकुलर, फिर A का, फिर B का, फिर C का, फिर D का और लास्ट में फर्म का। फिर मैंने ऐसे एक और लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये A का हो गया, ये B का हो गया, ये C का हो गया, ये D का हो गया, ये फर्म का हो गया। अब आपको क्या करना है, हर एक के अंदर आपको 2-2 साइड बना देनी है, 2-2 साइड। और 2-2 साइड किस किस चीज़ की हैं पता है ना, पहली वाली डेबिट की, सेकंड वाली क्रेडिट की, फर्स्ट वाली डेबिट की, सेकंड क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, सिंपल। अब क्या करना है वो देखो, ये कह रहे हैं कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया पार्टनर्स को, तो क्या करें, दे देंगे भाई। अगर आपने किसी को नहीं दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या करो, दे दो। तो मैंने भी आपको क्या बताया कि जब भी हम पार्टनर्स को कुछ देंगे तो हम उन्हें क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, सबसे पहले IOC इज टू बी गिवन, ठीक है। सबसे पहले IOC कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना परसेंट है IOC का रेट, 10% है, ठीक है। तो 50,000 का 10% 5,000, 30,000 का 3,000, 25,000 का 2,500 एंड 15,000 का 1,500, ठीक है। तो हमें इन्हें देना है, देनेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो 5,000 हो जाएगा इसका, 3,000 हो जाएगा इसका, 2,500 इसका एंड 1,500 इसका। अब एक चीज़ दिमाग में रखनी है, अगर आपने पार्टनर्स को क्रेडिट किया है, अगर आपने पार्टनर्स को क्रेडिट किया है तो सबका मिलाकर के जो टोटल आएगा उससे आप फर्म को डेबिट करेंगे। मतलब 5,000 ऐड करो, 3,000 ऐड करो, 2,500 ऐड करो और 1,500 ऐड करो, ये आ गया आपका 12,000। तो अगर आपने पार्टनर्स को क्रेडिट किया है तो फर्म वाले को आप डेबिट कर दो टोटल से,
12,000 कर दिया। अब करना बिल्कुल सिंपल है, फर्म वाले को आप टोटलिंग करो, तो यहाँ भी आप क्या लिखोगे 12,000 और यहाँ भी आप लिखोगे 12,000, तो बैलेंस इधर खाली पड़ा है तो यहाँ पर आपका बैलेंस आ जाएगा 12,000। ठीक है, अब ये वाला जो अमाउंट है 12,000 ये आया है फर्म के क्रेडिट में, तो अब ये बटेगा पार्टनर्स में, अब ये बटेगा पार्टनर्स में उनके सही रेशो में। लेकिन उल्टा होता है, जैसे हमने यहाँ पर पार्टनर्स को क्रेडिट किया तो फर्म के डेबिट में आया 12,000, तो जब अब ये फर्म क्रेडिट हो रही है तो पार्टनर्स क्या होंगे, डेबिट, उल्टा होगा मतलब। तो 12,000 को बांटना है पार्टनर्स के सही रेशो में। इनका सही रेशो क्या था, इक्वल, इक्वल पार्टनर्स है तो इक्वल रेशो था 1:1:1:1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे एडजस्टमेंट मेड, रेशो क्या रहेगा 1:1:1:1। तो 12,000 को हम बांटोगे 1:1 में 3,000 आएगा, तो डेबिट करेंगे 3,000 इसको, 3,000 इसको, 3,000 इसको और 3,000 इसको। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको हर एक पार्टनर के दोनों साइड जाना है और उसका टोटल अमाउंट लिखना है। तो ए के साइड में गए, यहाँ पर कितना है टोटल 3,000, यहाँ पर कितना है 5,000। फिर बी के साइड में जाओ, यहाँ पर कितना है 3,000 और यहाँ पर कितना है 3,000। फिर सी के यहाँ जाओ तो 3,000 और क्रेडिट में 2,500। फिर डी के यहाँ जाओ 3,000 और क्रेडिट में 1,500। अब आपको क्या करना है, 1 बाय 1 पार्टनर्स के पास जाओ और जाकर के देखो उनका कौन सी वाली साइड में कितना ज़्यादा अमाउंट है। तो हम गए ए के पास में, तो ए के डेबिट में 3,000 है और क्रेडिट में 5,000 है, तो ज़्यादा अमाउंट किस साइड है, क्रेडिट में। कितना ज़्यादा है 2,000, तो यहाँ लिख दो आप क्रेडिट। फिर आप जाओ बी के पास, तो बी के डेबिट में है 3,000 और क्रेडिट में भी 3,000, तो इसको काट दो आपस में मैच, ये कट जाएगा। सी के पास जाओ, सी के यहाँ पर चेक करो, डेबिट में 3,000 है और क्रेडिट में 2,500 है, तो यहाँ पर 500 रुपये ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसको कर दो डेबिट। ठीक है, फिर डी के पास जाइए, तो डी के डेबिट में 3,000 है और क्रेडिट में 1,500 है, तो कितने ज़्यादा है यहाँ पर डेबिट में 1,500, तो यहाँ पर आप इसको डेबिट कर दो। तो जो जो डेबिट हुए हैं उनको आप डेबिट कर दो एंट्री में, और जो क्रेडिट हुआ है उसको क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पर सी को करेंगे डेबिट, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और डी इज कैपिटल डेबिट टू ए इज कैपिटल। अमाउंट जो आपने अभी निकाले हैं वो लिख दो, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 1,500 और ये कितना हो जाएगा 2,000, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, L, M and N आर पार्टनर्स हैव ओमिटेड मतलब भूल जाना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए 3 साल का, एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। देयर फिक्स कैपिटल्स इन द 3 years वर, L के हैं 40,000, M के हैं 25,000 और ये हैं 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12% पर एनम। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वर 2016 का था 5:2:1, 17 का था 3:2:1 और 18 का था 2:1:1। अब यहाँ पर आपको सेम करना है, एडजस्टिंग एंट्री बना के देनी। तो बहुत सिंपल है, पार्टनर्स कितने हैं 3 पार्टनर्स, आपको कॉलम बनाने हैं 5, तो ये बनाए मैंने 5 कॉलम। ठीक है, सबसे पहले बनेगा पर्टिकुलर्स, फिर ये बनेगा L का, फिर ये बनेगा M का, फिर ये बनेगा N का और ये आगे फर्म का। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप पर्टिकुलर्स, ये L, ये M, ये N और ये फर्म, और सब में आप 2-2 कॉलम बनाइए, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, सॉरी डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट एंड क्रेडिट। डन, इसको आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब क्या करना है, आपने आईओसी नहीं दिया तो आप आईओसी दे दो, यहाँ लिख दो आईओसी इज टू बी गिवन। कितने साल थे, 3 साल का नहीं दिया, 16, 17, 18, तो यहाँ पर लिखे 2016, 2017 एंड 2018। इंटरेस्ट कितना कितना आएगा 12% है, तो 40,000 का 12%, इसका आएगा 4,800। 25,000 का 12%, इसका आएगा 3,000 और 15,000 का 12%, इसका आएगा 1,800। ठीक है, तो यहाँ लिखिए आप 4,800 देना है तो क्रेडिट करेंगे 4,800, 3 साल का तो 4,800। उसके बाद इसको क्रेडिट करेंगे 3,000 से और इसको क्रेडिट करेंगे 1,800 से, 1,800 एंड 1,800। अब इनका टोटल आप फर्म के यहाँ पर डेबिट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4,800 प्लस 3,000 प्लस 1,800, सो इट इज़ 9,600।
अभी हमने सिर्फ इनको आईओसी दिया है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आप अकाउंट को क्लोज करो। तो अकाउंट कैसे क्लोज होगा देखिए, आप यहाँ पर लिखो टोटल, फर्म के यहाँ पर टोटल लिखो, तो 9,600 9,600 9,600 करके आएगा आपका 28,800, यहाँ भी 28,800। अब कुछ लोग क्या गलती करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 28,800 और यहाँ पर फिर उसको बांटेंगे। ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि हर साल का, तीनों साल का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो अलग अलग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ये आपको 28,800 ऐसे नहीं लिखने, आपको 3 अलग अलग लिखने हैं, यही वाले आपको नीचे अलग अलग लिखने हैं, 9,600 9,600 एंड 9,600। अब इनके रेशो के हिसाब से बांट देना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे एडजस्टमेंट मेड, एडजस्टमेंट 2016, 2017 एंड 2018। 2016 का रेशो था 5:2:1, तो इसका रेशो कितना है 5:2:1, और फिर इसका है 3:2:1, 3:2:1, और उसके बाद है नेक्स्ट 2:1:1, 2:1:1। अब क्या करो, इसको बांट दो, ये जो आपने निकाला ना इधर अमाउंट, ये बांट दो। अब ये आया है फर्म के क्रेडिट में, तो पार्टनर्स में आएगा ये डेबिट में, बिल्कुल सिंपल। तो 9,600 डिवाइड बाई 8 × 5, तो ये हो गया आपका 6,000, 2400 एंड 1200। वापस से बांटो, 9,600 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा आपका 4,800, ठीक है, और 3,200 और 1600। फिर वापस से बांटिए, 9,600 डिवाइड बाई 4 × 2, तो इट इज़ 4,800, 2400 एंड यहाँ भी आ जाएगा 2400, ठीक है। अब क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था, टोटल कर लो। जैसे एल है तो एल के दोनों डेबिट क्रेडिट दोनों टोटल कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 6,000 प्लस 4,800 प्लस 4,800, तो ये हो जाएगा आपका 15,600। अब इसकी क्रेडिट साइड भी टोटल कर लो, तो 4,800 × 3, तो इट इज़ 14,400। सॉरी, एम की बात कर लेते हैं, तो 2400 प्लस 3200 प्लस 2400, तो इट इज़ 8,000 एंड ये हो जाएगा आपका 9,000। और अब बात करते हैं एन की, तो एन में कितना हो जाएगा 1,200 प्लस 1,600 प्लस 2,400, इट इज़ 5,200, 1,800, इट इज़ 5,400। अब क्या करना है आपको, इनके डेबिट और क्रेडिट साइड में देखना है किस साइड ज़्यादा अमाउंट और कितना ज़्यादा अमाउंट है। जैसे यहाँ पर डेबिट में ज़्यादा अमाउंट है, बट कितना, तो आप लेस कर लो, 15,600 में से आप 14,400 को लेस कर दो, तो यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट कितना है 1,200। अब नेक्स्ट वाले का भी चेक करो, ज़्यादा अमाउंट इधर है, क्रेडिट साइड में कितना ज़्यादा अमाउंट है 1,000, और थर्ड वाले का चेक करो, तो इधर है क्रेडिट साइड में ज़्यादा अमाउंट है, बट कितना 200। तो जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट कर दो, तो एल हो रहा है डेबिट, सो एल्स कैपिटल डेबिट कितना 1,200, और एम हो रहा है क्रेडिट कितना 1,000, और 2N हो रहा है क्रेडिट कितना 200। ख़त्म हो गई एंट्री। देखो आंसर ये रहा, ये देखो, समझ आ गई बात, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर भी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी ये आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने सोल्व किए हुए अलग से एक वीडियो में, वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप उसमें से पूरे क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर। अभी बेसिकली क्या होता है, जब आप पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटते हो, तो कभी कभी किसी पार्टनर को हम गारंटी दे देते हैं कि भाई आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट तो होगा, जैसे आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो 3 पार्टनर है A, B, C, ठीक है। तो A ने C से बोला, इनके रेशो की बात करते हैं, इनका रेशो है 3:2:1। अब A ने बोला C से कि भाई तुझे मिनिमम ना 15,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 15,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब होता क्या है, अगर नहीं मिले तुझे 15,000 तो बाकी पैसे मैं तुझे दूंगा अगर कम पड़ेंगे तो, बट तुझे कम से कम 15,000 तो मिलेंगे। अब मान लेते हैं केस नंबर वन मान लेते हैं बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 60,000।
अब 60,000 के प्रॉफिट को अगर आप 3:2:1 में बांटोगे, ए में, बी में और सी में, तो कितना कितना आएंगे? इसको मिलेंगे 30, इसको मिलेंगे 20 और सी को मिलेंगे 10। अब ये सी तो कहेगा भाई तूने तो वादा किया था 15,000 का, तो ऐसे में क्या करेगा, ए अपने यहाँ से 5,000 रुपये दे देगा, किसको? सी को। बस इतनी सी बात है, इसी को हम बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो फिर ए को कितने मिलेंगे? 25, बी को मिलेंगे पूरे 20 और सी को मिलेंगे फिर 15,000। इसको कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। यानी कोई भी पार्टनर किसी पार्टनर को गारंटी देगा कि तुझे कम से कम इतना प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे, इतने तो प्रॉफिट तेरा होगा ही होगा, लेकिन अगर कम पड़ेगा तो उसकी डेफिशिएंसी फिर हम बियर करेंगे। तो जो पार्टनर गारंटी देता है उसके वहाँ से हम उसको लेस कर देते हैं, जिसको गारंटी दी जाती है उसके यहाँ पर ऐड कर देते हैं। सर अगर मान लो दोनों पार्टनर्स बोले कि हम गारंटी देंगे, तो हम क्या काम करेंगे, ये जो इसको 5,000 रुपये देंगे ना, तो फिर हम यहाँ ए के यहाँ से भी लेस करेंगे, बी के यहाँ से भी। सर किस रेशो में लेस करेंगे? इनके 3:2 के रेशो में। तो 5,000 रुपये को हम 3:2 में हम लेस कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर्स, इनका रेशो क्या है? 3:2:1। ठीक है, ए और बी ने दोनों ने मिलकर कहा कि हम तुझे कम से कम 15,000 का प्रॉफिट देंगे। अब मान लेते हैं कि प्रॉफिट हुआ कितना? प्रॉफिट हुआ 60,000, जिसकी वजह से इसको मिल रहे हैं 30, इसको मिल रहे हैं 20 और इसको मिल रहे हैं 10। अब जो सी है वो कह रहा है भाई आपने वादा किया था 15,000 का, तो ऐसे में क्या होगा, हमें 5,000 रुपये इसको देने हैं, तो 5 दे देंगे, इसके कितने हो जाएंगे? पूरे 15,000। अब ये 5 देगा कौन? दोनों देंगे, ए और बी, उन्होंने दोनों ने वादा किया था, बट किस रेशो में देंगे? जो इनका रेशो है, क्या रेशो है? 3:2। तो 5,000 को 3:2 में बांटोगे तो 3,000 रुपये ये देगा और 2,000 रुपये ये देगा। तो इसको फिर कितने बचेंगे? 27,000, इसको बचेंगे 18,000। दिस इज़ नोन एज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर आकर के हमने पूरा चैप्टर को समाप्त कर लिया है। अब आप जाकर के इस चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मिलते हैं कुछ नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।